हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में एक और पिछले पेपर का फुल पेपर को डिस्कस करेंगे। तो साथियों, जैसा कि कल हमने एक फुल पेपर को डिस्कस किया था, जो कि आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से उसे हल किया था। तो साथ ही पिछले पेपर के आधार पर एक और पेपर को आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें बात करेंगे जीके, इंग्लिश, रीजनिंग के वही क्वेश्चन पे बात होंगे जो साथी आपके पेपर में आएंगे। बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आते हैं आपके पेपर में, उन्हीं प्रश्नों का हम लोग फुल पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। तो साथी, जैसा कि आप सभी को मालूम हुआ कि एसएससी एमटीएस और हवलदार एग्जाम 2025 के लिए केवल हमें दो ही मेन सब्जेक्ट पढ़ना है, लेकिन साथी रीजनिंग और मैथ को भी पढ़ना है। मेन तो जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है वो साथी जीके, इंग्लिश से ही बनता है, लेकिन रीजनिंग और मैथ तो हमें क्वालिफाइंग करना जरूरी है। तो उसके भी क्वेश्चन को हम लोग साथ में देखते चलेंगे। ओके, तो याद रखिए साथी, पूरा 150 में से 50 आपके लिए यहीं से होगा। ये तो हमारा आपसे वादा है। बस आपको डेली क्लास लेना है, जो हम आपको सुबह 8 बजे क्लास देते हैं, और एक साथी दोपहर 12:35 पे, और एक शाम में 6:30 पे जो क्लास देते हैं। आपको डेली क्लास लेना है अच्छे से। तो एक और पेपर को डिस्कस करिए और देखिए आप सभी की फुल पेपर में कितना स्कोर बन रहा है। ओके, तो चलिए दोस्त, बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो लास्ट में अपना स्कोर करिएगा नेगेटिव मार्किंग के साथ, आप सभी का टोटल कितना स्कोर रहा। ओके, पहला प्रश्न हल करेंगे। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है यह घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा? बताइए साथी, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है यह घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा? तो साथी, अनुच्छेद 129 करता है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 2, लखनऊ घराने की नींव उस्ताद किसके द्वारा रखी गई थी? तो आप जानते हैं साथी, आपके पेपर में घराना से एक सवाल पक्का पूछा जाएगा। बताइए साथी, लखनऊ घराने की नींव उस्ताद किसके द्वारा रखी गई थी? तो साथी याद रखिएगा, बख्शू खान के द्वारा। ऑप्शन भी क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 3 को, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? बताइए साथी, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो याद रखिएगा साथी, रामचंद्र देव थे। ऑप्शन यहाँ से क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 4 को, भारत में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? जब साथी 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो हर साल साथी 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, जो कि सवाल का डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 5 को, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से लेकर कब तक चला था? तो साथी, पहला तो देखिए 1951 में स्टार्ट हुआ था, जो कि 56 में समाप्त हुआ। उसके बाद साथी दूसरा का स्टार्ट हुआ था 1956 से लेकर 61 के बीच में। तो ये किस मॉडल पे आधारित थी? तो भाई महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। तो इस साल का डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 6 को, दोहरी नागरिकता किसकी एक विशेषता है, यानी किस सरकार की एक विशेषता है दोहरी नागरिकता? तो भाई याद रखिए, संघीय सरकार की विशेषता है दोहरी नागरिकता। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 7 को, असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत में चौरी चौरा कांड घटित हुआ था? बताइए साथी, असहयोग आंदोलन के दौरान भाई जो गोरखपुर में हुआ था 1922 में असहयोग आंदोलन, तो इस किस प्रांत में चौरी चौरा कांड हुआ था? तो यूपी में हुआ था भाई। और कहाँ पे पड़ता है साथी? संयुक्त प्रांत में पड़ता है। तो इस सवाल का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके साथी, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 8 को, निम्नलिखित में से भारत के किस वायसराय द्वारा की गई घोषणा को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है? तो साथी, अगस्त प्रस्ताव कब डिक्लेयर किया गया था, कब घोषणा किया गया था? तो साथी याद रखिए 8 अगस्त, पूरा डेट याद रखिएगा, 8 अगस्त 1940 ईस्वी में
ये डिक्लेयर किया गया था, अगस्त प्रस्ताव। तो ये किस वायसराय द्वारा की गई थी? तो साथी याद रखिएगा, लॉर्ड लिनलिथिगो द्वारा। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 9 को। सातवाहनों के अधिकतर सिक्के किस धातु के मिले हैं? तो साथी सातवाहनों के अधिकतर सिक्के किस धातु के मिले हैं, बताइए। तो दोस्त याद रखिए, शीशे के अधिकतर मिले थे सातवाहनों के जो अधिकतर सिक्के थे। डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 10 को। निम्नलिखित में से सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो साथी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भाई याद रखिएगा, अरावली है। डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 11 को। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई थी? तो साथी उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो साथी आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिएगा, क्योंकि देखिए इस टाइम हमारा प्रीवियस ईयर का एक एक शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर चल रहा है और इस सीरीज में लगभग 10,000 से लेकर 15,000 भाइयों को ऐड करना है। क्योंकि साथी देखिए इसमें हम लोग अपनी तैयारी साथ में करने वाले बहुत अच्छी तरीके से। जब तक आपका फॉर्म फिलअप चलेगा तो आपको पूरा प्रीवियस ईयर का सवाल हो सकता है कि कंप्लीट करा दें। ओके, तो आप लोग नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर दीजिए। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई थी? तो भाई 69वां संशोधन अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन बी क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 12 को। निम्न में से कौन एमनेस्टी पुस्तक का लेखक है? तो साथी एमनेस्टी पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंद अडिगा हैं। ऑप्शन यहाँ से क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 13 को। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अस्थाई सेना का निर्माण किया? बताइए साथी, दिल्ली सल्तनत की किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अस्थाई सेना का निर्माण किया था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 14 को। दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? तो साथी दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? तो दोस्त याद रखिए पंपास है। ऑप्शन बी क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 15 को। कुलिक पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो साथी कुलिक पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में स्थित है। डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए साथी इंग्लिश के सवाल, अपनी तैयारी इंग्लिश में देखिएगा साथी। जितने भी क्वेश्चन आपको इंग्लिश के मिलेंगे ट्राई करिएगा, अपने सॉल्व करिएगा। जितना भी हम क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल सारे पैटर्न तो यहीं से आएगा, सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जैसे 60 नंबर देखिए, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। जैसे द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग एंड अरेंजिंग डांसेस, इसका मतलब साथी पहले बताइए। द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग एंड अरेंजिंग डांसेस, इसका मतलब नृत्य बनाने और व्यवस्थित करने की कला को क्या बोलेंगे? बिल्कुल आपको साथी बेस्ट सब्स्टिट्यूट वर्ड बताना है भाई, मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड बताना है। द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग एंड अरेंजिंग डांसेस, इसका मतलब नृत्य बनाने और व्यवस्थित करने की कला को क्या बोलेंगे? जियोलॉजी, भाई भूविज्ञान होता है जियोलॉजी का मतलब। कोरियोग्राफी का मतलब हो सकता है, क्योंकि कोरियोग्राफी का मतलब होता है साथी नृत्य करना। या तो साथी आप बोल सकते हैं नृत्य करना बोल सकते हैं, या नृत्य प्रदर्शन के लिए की गई संयोजन, तो ये कोरियोग्राफी बोलते हैं साथी। कोरियोग्राफी क्या बोलेंगे? द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग एंड अरेंजिंग डांसेस। और साथी सिस्मोलॉजी क्या बोलते हैं? भूकंप विज्ञान बोलते हैं, सिस्मोलॉजी भूकंप विज्ञान। कैलीग्राफी क्या बोलते हैं? सुलेखन, जो कि सुंदर लिखावट की कला को क्या बोलते हैं? सुलेखन, यानी कैलीग्राफी बोलते हैं भाई। तो इस सवाल का बी ऑप्शन कोरियोग्राफी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 17 को। सिलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ ऑब्जेक्शनेबल, यानी सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची। बताइए साथी, ऑब्जेक्शनेबल का मतलब क्या होता है साथी? आपत्तिजनक। ऑब्जेक्शन होता है ना जो कि आपत्तिजनक बोलते हैं, तो उसके लिए क्या बोलेंगे? एपेरिटिफाई मतलब क्या होता है साथी? एपेरिटिफाई का मतलब सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। जैसे कि भोजन के पहले जो कोई शराब लेता है ना,
भोजन से पहले जो कोई शराब लेता है उसको क्या बोलते हैं साथी? एपेरिटिफाई बोलते हैं। ओके, और एबहॉरेंट का मतलब क्या होता है दोस्त? विभत्स होता है, या आप बोल सकते हैं घृणित बोल सकते हैं, विभत्स बोल सकते हैं, घृणित बोल सकते हैं। और साथ ही सेवरी का मतलब क्या होता है भाई? स्वादिष्ट होता है। क्या मेरे दोस्त? स्वादिष्ट होता है, याद रखिएगा, स्वादिष्ट होता है। और सेपोरस का भी मतलब क्या होता है दोस्त? स्वादिष्ट होता है। लेकिन ऑब्जेक्शनेबल का मतलब हो जाएगा घृणित हो जाएगा, या तो साथ ही विभत्स हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके मेरे दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 को। सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेज। बिल्कुल आपको बेस्ट वर्ड बताना है, जैसे कि टू हैव अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल इफेक्ट ऑन। इसका मतलब साथी टू हैव अ स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, इमोशनल इफेक्ट ऑन का मतलब पर गहरा भावात्मक प्रभाव डालना। जैसे कि किसी पर गहरा भावात्मक प्रभाव डाला जाता है ना, उसको क्या बोलेंगे? टू हैव अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल इफेक्ट ऑन। उसके लिए क्या बोलेंगे साथी? टू स्मूथर। टू स्मूथर का मतलब क्या होता है भाई? गला घोटना होता है। क्या मेरे दोस्त? गला घोटना हो सकता है, या आप साथी बोल सकते हैं कि छिपाना भी हो सकता है। टू इल्ड का मतलब क्या होता है दोस्त? टू इल्ड का मतलब होता है उत्पन्न करना, उत्पन्न करना या तो समर्पण कर देना, टू इल्ड का मतलब। और साथ ही टू ओवर वेल्म का मतलब क्या होता है? भावाकुल होना। तो इसका यही मतलब ऑप्शन सी होगा। टू हैव ए स्ट्रॉन्ग इमोशनल इफेक्ट का मतलब टू ओवर वेल्म हो जाएगा दोस्त। ओके, और टू फोर फीट का मतलब क्या होता है? जब्त करना है। क्या साथी? जब्त करना। तो इस सवाल का ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 19 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। माई मदर इज द इंस्पिरेशन इन माई लाइफ। बताइए साथी, बिग, बिगर, बिगेस्ट या मोस्ट बिगेस्ट। तो आपको द देखना है भाई, द देखना आप बता सकते हैं, लेकिन आपको ग्रामर आनी चाहिए भाई। याद रखिएगा साथी, जब भी द के बाद हमेशा जानते क्या आता है? सुपरलेटिव डिग्री आ जाता है। क्या साथी? सुपरलेटिव एडजेक्टिव आता है भाई, सुपरलेटिव एडजेक्टिव। अभी होता क्या है, जैसे कि सुपरलेटिव अतिशयोक्ति बोलते हैं जिसे आप, जो किसी जैसे कि विशेषण या क्रिया विशेषण का वह रूप होता है। सुपरलेटिव विशेषण या तो साथी क्रिया विशेषण का वह रूप होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के किसी गुण या विशेषण को तीन या अधिक वस्तुओं का व्यक्ति के बीच अधिक या सबसे कम को दर्शाता है। बस सिंपल सा, या तो अधिक या तो कम को दर्शाता है सुपरलेटिव एडजेक्टिव। ओके दोस्त, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? द के बाद हमेशा याद रखिएगा सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव होता है, जो कि साथी बिगेस्ट हो जाएगा। क्या साथी? बिगेस्ट हो जाएगा। माई मदर इज द बिगेस्ट इंस्पिरेशन इन माई लाइफ। ओके मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा ऑप्शन इस सवाल का सी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 20 को। सिलेक्ट द वर्ड विथ द करेक्ट स्पेलिंग। होलोग्राम। होलोग्राम का मतलब स्पेलिंग क्या होता है? राइट, HOLO होता है, GRAM होता है, केवल सिंगल ओ नहीं रहता है, HOLO होता है। कॉमर्स, आप कॉमर्स करते जैसे कि हम बोल सकते हैं व्यापार, कॉमर्स की पढ़ाई करते हैं ना, उसका राइट स्पेलिंग क्या होता है भाई? COAM होता है, E होता है, RCE होता है। कॉमर्स का स्पेलिंग होता है व्यापार। और ब्लफर BLUFFER, ये ठीक है साथी। जैसे कि ब्लफर्स का मतलब होता है क्या साथी? सेखी होता है, सेखी घबराने वाला होता है भाई, या सेखी भगारने वाला भी बोल सकते हैं आप लोग। क्लटर्स, क्लटर्स का स्पेलिंग क्या होता है भाई? अव्यवस्था जिसे हम लोग बोलते हैं। क्लटर्स का राइट स्पेलिंग हमेशा याद रखिए दोस्त, CLUTT होता है भाई, डबल। केवल आपके पेपर में ना या तो इनकरेक्ट देगा या तो करेक्ट देगा, तो साथी केवल सिंगल वर्ड से डिफरेंस बताएगा, केवल एक एक वर्ड से साथी आपको अंतर दिखाई देगा। सारा उसमें मिस्टेक करके नहीं देते हैं, केवल एक अक्षर नहीं देंगे, पूछ देंगे कि करेक्ट स्पेलिंग बताइए, इनकरेक्ट स्पेलिंग बताइए। ओके मेरे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो इस सवाल का ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 21 को। टू सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम का मतलब साथी मुहावरा होता है। बताइएगा आप लोग इस सवाल का परफेक्ट आंसर क्या बनेगा?
टू फील एट होम मतलब साथी हम लोग घर जैसा कि महसूस करते हैं कि नहीं, आराम महसूस करते हैं कि नहीं। टू फील एट होम मतलब घर जैसा महसूस करना या आराम महसूस करना है। तो हम क्या करते हैं साथी, टू फील कंफर्टेबल करते हैं भाई अपने घरों में, यानी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। टू फील एट होम यानी टू फील कंफर्टेबल, घर जैसा महसूस करना, आराम महसूस करना, तो टू फील कंफर्टेबल यानी ऑप्शन इस सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 22 को। सिलेक्ट द वर्ड विथ द करेक्ट स्पेलिंग। हाइजेनिक मतलब स्वस्थ, बिल्कुल आप हाइजेनिक रहना चाहते हैं ना, बिल्कुल स्वच्छ रहना चाहते हैं ना, तो राइट स्पेलिंग क्या होता है हाइजेनिक का, HYGI तो होता है लेकिन साथ ही बीच में ई भी होता है गुरु। देखिए HYGI केवल दिया था, ई बीच में छोड़ा था, देखिए इसमें ई होता है हाइजेनिक का स्वच्छ। इमिग्रेंट का मतलब क्या होता है दोस्त, अप्रवासी, लेकिन उसका राइट स्पेलिंग क्या होता है मेरे दोस्त, आई से शुरू होता है मेरे दोस्त, IMMI होता है। उसका साथ ही GRANT, इमिग्रेंट मतलब अप्रवासी होता है। इंटीरियर नहीं होता भाई, इंटीरियर होता है, जो आंतरिक भाग होता है, उसका राइट स्पेलिंग क्या होता है, आई से शुरू होता है, INTERIOR होता है। इंटीरियर मतलब आंतरिक भाग होता है। और क्वेरल, ये ठीक है स्पेलिंग दिया है साथी, जो कि झगड़े होते हैं। क्या साथी, क्वेरल मतलब झगड़े होते हैं। ओके, डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग दिया है, परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 23। सिलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ टू रिक्लाइन। टू रिक्लाइन का मतलब क्या होता है भाई, आराम या विश्राम के लिए लेटना। जैसे कि हम लोग आराम या विश्राम के लिए अपने शरीर को विश्राम के लिए हम क्या करते हैं, बिल्कुल आराम के लिए लेट जाते हैं बिस्तर पे, तो उसी को क्या बोलेंगे, टू रिक्लाइन बोलेंगे। ओके दोस्तों, टू लॉन्ग का मतलब क्या होता है, आलस के समय बिताना। भाई आलस के में समय बिताना, जैसे कि हमें आलस आती है कि आज हमें पढ़ने का मन नहीं है, तो हम आलस हमें आ जाते हैं और दिन भर हम अपना समय बिता देते हैं, तो उसी को क्या बोलेंगे, टू लॉन्ग बोलेंगे। टू रिवाइंड का मतलब क्या है दोस्त, वापस मोड़ना, किसी चीज़ को आप वापस मोड़ देते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं, टू रिवाइंड बोल देंगे। जैसे कि आप कोई पार्सल मंगाएं, आपको लेने का मन नहीं किया तो उसे वापस मोड़ देते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, टू रिवाइंड बोलेंगे। और साथ ही टू सीर का मतलब क्या होता है, अलग होना। भाई क्या होता है साथी, अलग होना है, अलग होना होता है। ओके मेरे दोस्त, या घिसकना भी, जिसे घिसक जाते हैं हम लोग। टू प्लम का मतलब क्या होता है, धड़ाम से गिरना, कोई धड़ाम से गिर जाता है ना, या धड़ाम से गिरा देते हैं ना, तो उसको क्या बोलेंगे, टू प्लम्प बोलेंगे। लेकिन टू रिक्लाइन का मतलब तो होता है भाई आराम या विश्राम के लिए लेटना, तो बिल्कुल समानार्थी शब्द क्या हो जाए, अभी जस्ट हमें आपको बताना है कि आलस्य में समय बिताना, यानी टू लॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 24 को। सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ टू प्लेकेट। एंटोनिम मतलब विलोम शब्द। टू प्लेकेट का मतलब क्या होता है, शांत करना। क्या मेरे दोस्त, शांत करना होता है टू प्लेकेट का मतलब, या तो साथी समन करना भी होता है। क्या मेरे दोस्त, समन करना भी होता है, ये बात याद रखिएगा। तो टू प्रोवोक का मतलब क्या होता है, उत्तेजित करना। टू प्रोवोक का मतलब क्या होता है, उत्तेजित करना, क्रुद्ध करना। तो भाई देखिए शांत करना का जस्ट अपोजिट तो क्या हो जाएगा, उत्तेजित करना, क्रुद्ध करना, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। और साथी टू प्रोपिटेट का मतलब क्या होता है, तो इस मानवीय साथी शांत करना, राजी करना होता है। हमें तो देखिए सिनोनिम्स बताना नहीं, हमें तो एंटोनिम्स बताना है, तो जस्ट उसका उल्टा बताना है। तो टू प्रोपिटेट का मतलब क्या होता है दोस्त, और शांत करना, राजी करना। और ट्रू ट्रांक्विलाइजर, टू साथी ट्रांक्विलाइजर का मतलब क्या होता है, इसके मानवीय साथी शांत या निष्पद्ध करना होता है। ओके, और टू मोलिफाइव का भी मतलब साथी शांत करना या समन करना होता है। सोच लीजिए, टू प्रोपिटिएट, टू ट्रांक्विलाइजर और टू मोलिफाइव, इन तीनों मतलब शांति करना होता है भाई। इसका मतलब समानार्थी शब्द हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा टू प्लेकेट का। एंटोनिम का टू प्रोवोक हो जाएगा, यानी उत्तेजित करना, क्रुद्ध करना, यानी इस सवाल का ऑप्शन है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 25 को। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी अ वायलेंट वाइंड स्टॉर्म। इसका मतलब एक विध्वंसकारी तूफान, बिल्कुल बहुत तेजी से जो साथी विध्वंसकारी तूफान आता है ना, उसको क्या बोलते हैं, अ वायलेंट वाइंड स्टॉर्म या विंड स्टॉर्म बोल सकते हैं। तो
टेम्परेट का मतलब क्या होता है दोस्त, बिल्कुल नरम होता है भाई, या नरम बोल सकते हैं, तो बिल्कुल शीतोष्ण बोल सकते हैं। और ड्रॉट का मतलब क्या होता है दोस्त, सूखा होता है, सूखा। लेकिन इस देखिए DRO दिया है, इसमें DRA दिया है, तो इसके मतलब क्या होता है, ड्रॉट मतलब क्या होता है, मसौदा समिति जो तैयार होता है भाई, तो मसौदा होता है। DROUGST का मतलब सूखा, DRAUGHT का मतलब मसौदा होता है, ये बात याद रखिएगा। टेम्पेस्ट का मतलब क्या होता है दोस्त, तो भाई भयंकर तूफान होता है। और वायलेंट विंड स्टॉर्म मतलब एक विध्वंसकारी तूफान को क्या बोलेंगे, भयंकर तूफान यानी टेम्पेस्ट बोलेंगे। इस साल का डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके मेरे दोस्त, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 26 को। सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ कंटेंट। बताइए मेरे दोस्त, कंटेंट का मतलब क्या होता है, सोचिए। तो भाई कंटेंट का मतलब क्या होता है, कंटेंट नहीं है, संतुष्ट, प्रसन्न। क्या दोस्त, प्रसन्न बोल सकते हैं, या तो साथी संतुष्ट भी बोल सकते हैं आप, जो भी आप याद रखिए साथी एग्जाम तक। ईज का मतलब क्या होता है, सुविधा यानी आराम होता है, ईज मतलब बिल्कुल सुविधा आपके लिए, आराम आपके लिए। डिप्रेस्ड का मतलब क्या होता है दोस्त, उदास होता है, तो यही क्या हो जाएगा, क्योंकि एंटोनिम बताना है कंटेंट का। कंटेंट का मतलब क्या होता है, प्रसन्न, संतुष्ट, तो डिप्रेस्ड का मतलब क्या होता है दोस्त, उदास हो जाएगा। ग्रेटिफाइड मतलब ग्रेटिफाई आप हो रहे हैं यानी संतुष्ट हो रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, प्रसन्न हो रहे हैं, ग्रेटिफाई मतलब संतुष्ट या प्रसन्न। और स्मग का मतलब क्या होता है, आत्मसंतुष्ट, बना ठना। जैसे कि कोई बोलता है बहुत बना ठना है, आत्मसंतुष्ट हमें मिलती है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्मग बोलते हैं। तो इस सवाल का राइट आंसर बी ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा। डिप्रेस्ड, हम डिप्रेस में चले जाते हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए दोस्त, अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 27 को। अब देखिए साथी, रीजनिंग के सॉल्व को हम लोग डिस्कस करेंगे। किसी विशिष्ट कोड भाषा में रिप को 42 लिखा जाता है, मोल को 39 लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में गैन का कोड क्या होगा। तो मेरे दोस्त पहले आप सभी को ना रिप का मतलब समझना पड़ेगा। रिप मतलब साथी 42 दिया है, तो अब साथी आपको रिप का 42 कोड बनाना है, वो कैसे बनाएंगे। सबसे पहला काम आप सभी को आना चाहिए कि हर एक अक्षर का वर्ड मालूम होना चाहिए, हर एक अक्षर का नंबरिंग मालूम होना चाहिए। जैसे आर देखिए साथी 18 होता है, आई होता है 9 और पी होता है 16। इन तीनों को आपस में जोड़िए, 18 9 27, 27 16 कितना होता है 43। 43 से साथी एक कम है 42, बस 43 में से एक माइनस कर दीजिए 42 हो जाएगा। ठीक, ये तो हमें मालूम हो चुका होगा। अब साथी मोल को देखिए 39 लिखा है, MOL, मोल को कितना कोड किया मेरे दोस्त 39। यम होता है 13, ओ होता है 15, एल होता है 12। 13 15 कितना होता है साथी 28, 28 12 कितना हो जाएगा आपका, तो 40 हो जाएगा। 40 से जस्ट एक कम है 39, तो ये भी इसमें -1 किया, यानी साथी हर एक अक्षर का कोड करके जोड़ करके उनमें से एक माइनस कर दे रहा है। तो बस यही हम साथी मेथड जो हमसे पूछा है लगा देंगे गैन पे। GAN, जैसे साथी G होता है 7, A होता है 1, N होता है 14। देखिए 7 1 8, 8 14 कितना हो जाएगा 22। 22 में से एक हमें माइनस कम करना है, यानी साथी 21 हो जाएगा। यानी सवाल का ऑप्शन ए दे रखा है भाई। बताइए साथी, यहाँ पर आप सभी को किसी प्रकार का दिक्कत उम्मीद करूँगा नहीं। तो चलिए दोस्त, आप लोग एक सवाल का राइट आंसर दीजिए। कैट का बताइए भाई, कैट का बता दीजिए इसी बात पे आप लोग कमेंट करके। ऑप्शन भी दे रखा है कैट का मामले में, बिल्कुल यही मेथड लगाएंगे भाई। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 28 को। नीचे दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो साथी जैसे कि 279 है, 277 है, 273 है, 267 है, क्वेश्चन मार्क है। बताइए साथी इस फिल इन द ब्लैंक्स या क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो देखिए श्रृंखला तो भाई घट रही है नंबरों की, इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें माइनस किया है। तो चलिए देखा जाए, 279 से 277 यानी -2, 77 से 73 यानी साथी -4 किया है, 273 से 267 यानी साथी -6 किया है, -2 -4 -6। तो इसी प्रकार हम लोग -8 कर देंगे। 267 में से -8 को घटाएंगे तो 259 हो जाएगा गुरु। 259 8 267 होता है, यानी ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बहुत सिंपल सवाल ये तो पूछ दिया भाई हम लोगों से, बहुत सिंपल सवाल पूछा। क्यों साथी, यहाँ पर आप सभी किसी प्रकार का दिक्कत उम्मीद करूँगा बिल्कुल नहीं साथी।
नेक्स्ट बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 29 को। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 29, उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो साथी 72 दिया है, 83 दिया है, 95 दिया है, 108 दिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो साथी 72 से देखिए 83 बनाया यानी प्लस 11 को जोड़ा है। 83 से साथी 95 यानी प्लस 12 को जोड़ दिया है। उसके बाद साथी 95 से 108 यानी प्लस 13 को जोड़ दिया है। देखिए पहले प्लस 11 को जोड़ा, फिर प्लस 12 को जोड़ा, फिर साथी प्लस 13 को जोड़ा। तो इसी प्रकार साथी हम क्या करेंगे, 108 में प्लस 14 को जोड़ देंगे। तो साथी 108 में जब आप लोग 14 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका, 122 आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आएगा मेरे दोस्त, आप सभी का 122, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए साथी आप सभी को यहाँ पर किसी प्रकार का दिक्कत? उम्मीद करूँगा दोस्त आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 30 को। ये प्रश्न हल करिए। निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थान पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? बताइए साथी, इस सवाल का राइट आंसर हल करिए आप लोग। अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थान पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेंगे? तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। तो साथ ही हम क्या करते हैं, 4 4 का पेयर बना लेते हैं। 4 4 का पेयर बना लेते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन की यदि हम उठाएंगे तो PTER, फिर देखिए यहाँ पे डबल क्यों दे रखा है, यानी साथी यहाँ पे क्यों दे रखा है, यानी साथी यहाँ पे हम क्यों रखते हैं और यहाँ पे भी साथी हम क्यों रख देते हैं। यानी किस ऑप्शन में देखिए डबल क्यों है, केवल देखिए ऑप्शन सी में डबल क्यों है भाई, है ना। तो जैसे देखिए यहाँ पे P क्यों रख देंगे, एक हो गया। फिर देखिए यहाँ पे फिर P रखते हैं, फिर डबल क्यों हो गया। फिर साथी यहाँ पे क्या रखेंगे, R रखेंगे और यहाँ पे डबल क्यों रख देंगे। देखिए QPR क्यों, देखिए QPR क्यों, यही हो गया आपका। ठीक देखिए PQR PQR PQR, ये हो गया आपका। इसका मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर। रीजनिंग तो भाई इतना इजी सॉल्व होता है, बस आपको देखने का तरीका है। आपको बस तरीका एक बार सीख जाइए, मजा आ जाएगा साथी, आप कभी भूलेंगे नहीं भाई। रीजनिंग जानते हैं कि इस टाइम की रेलवे और SSC के लिए कितना महत्वपूर्ण हो चुका है। तो साथी बस अपनी एक एक क्वेश्चन को देखते रहिए, तैयारी करते रहिए। ओके, तो ये साथी फाइनली 30 क्वेश्चन आज के इस पेपर में कंप्लीट कर चुके हैं। एक और पेपर को हमने साथी कंप्लीट कर लिया। अब बताइए मेरे दोस्त कि आप सभी का आज की सेकंड पेपर में कितना स्कोर रहा, टोटल 30 क्वेश्चन में से, वो भी नेगेटिव मार्किंग के साथ। बताइए, उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। लगभग सारे क्वेश्चन आपका अच्छी तरीके से याद हुआ होगा, तैयार हो चुका होगा, कोई भी प्रश्न पे डाउट नहीं रहा होगा। मैथ की साथी क्लास आपके लिए अलग से आएगी, इसलिए मैथ के क्वेश्चन हम नहीं करा रहे, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन में यदि सारे को क्वेश्चन करेंगे तो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो उसको अलग से हम एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, आप टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेंगे। ओके मेरे दोस्त, बस आपको चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए कि जब भी क्लास आएगी तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन जाए। ओके मेरे दोस्त, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं मेरे दोस्त। मिलते हैं साथी शाम में 6:30 पर एक और क्लास के साथ। तो अभी तक आप लोगों ने भाई अपना फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो साथी सबसे पहले फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं है मेरे दोस्त। आज आपका 19 तारीख है, 3 से 4 दिन बाकी, 24 जुलाई लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। ओके, तो फॉर्म भरिए और साथ ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।